बग लाइफ साइकिल पढ़ा और SDLC भी पढ़े, ठीक है। SDLC में किसी को कोई फेजेस याद है कि नहीं याद है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है, फिर डिज़ाइन होती है, कोडिंग होती है। आराम से एक एक जन बताओ। कोडिंग होती है, उसके बाद मेंटेनेंस होता है। प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग नहीं है शायद उसमें ना, नहीं है, नहीं प्लानिंग नहीं है। STLC की नहीं है, STLC पूछ रहा हूँ मैं। और कोई बताएगा? बताओ आप बैठ जाओ, शांत रहो। हाँ हाँ कोडिंग होती है, हाँ चौथा टेस्टिंग होती है, और पांचवा सा डेवलपमेंट होती है, और छठवां सा मेंटेनेंस होती है, डिप्लॉयमेंट होती है। कस्टमर को दिया जाता है, जो चीजें बनाई जाती है। चलो, और मेंटेनेंस का मतलब सर जो चीजें ऐड होती है या कुछ उसमें प्रॉब्लम होती है सॉफ्टवेयर में, तो उसको ठीक करने का मेंटेनेंस में आता ठीक, चलो देखो, अभी हम लोगों ने बेसिक मतलब सब साइकिल थोड़ा थोड़ा सा हमने पढ़ लिया। एक STLC की साइकिल पढ़ ली कि टेस्टर कैसे अपने वर्क करते हैं। एक बेसिक हमने जान लिया टेस्टिंग की क्या साइकिल होती है। पहले रिक्वायरमेंट आती है, डिज़ाइन होता है, कोडिंग होता है, फिर टेस्टिंग होता है। ऐसे STLC की भी साइकिल पढ़े हमने। रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं हम, फिर प्लान करते हैं, फिर इसके बाद कोडिंग करते हैं, फिर क्या करते हैं, इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं, फिर टेस्ट क्लोज़र करते हैं, जो भी है, ठीक है। ऐसे SDLC भी पढ़े। बग लाइफ साइकिल भी देख लिए। बग की लाइफ साइकिल कैसी होती है? पहले जब कभी भी हम बग पाएंगे उसकी कंडीशन, इसका स्टेटस क्या होता है? न्यू होता है। कोई भी एप्लीकेशन आप जब टेस्ट करते हो, आप पहली बार बग पाते हो उस समय, तो आप स्टेटस क्या डालते हो? न्यू करते हो। जब जो चीज़ आप पाते हो आप अपने पास तो रखते नहीं, चीज़ों को क्या करते हो? किसी न किसी को असाइन करते हो ना, तो उसका दूसरा स्टेटस क्या होता है? असाइन। अब असाइन आप किसको करते हो? तो डेवलपर के पास जाता है, ठीक है। अब डेवलपर जो असाइन किया उस चीज़ों को क्या करेगा? ओपन करेगा। ओपन करने के बाद उसको 3 सिचुएशन दिखेगी, 3 कंडीशन दिखेगी। एक दिखती है आपको डुप्लीकेट, एक होती है रिजेक्टेड, और एक होती है डिफर्ड। डुप्लीकेट का मतलब होता है कि सेम टाइप का बग ऑलरेडी किसी ने पहले से असाइन करके रखा हुआ है, इसलिए मैं बोलूँगा भाई ये बग नहीं, इसको डुप्लीकेट मार्क करते हैं, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी ये इस टाइप का बग है। रिजेक्टेड का मतलब ये होता है कि डेवलपर बोले कि जैसे आपने बोला, आपको लगा एज अ टेस्टर कि ये चीज़ क्या है, ये डिफेक्ट या बग है, पर आपको डेवलपर बोले भैया ये डिफेक्ट या बग नहीं है, ये एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी है। एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी यही कहती है कि इसके बाद यही होना चाहिए, ठीक है। एक बार आप रिक्वायरमेंट चेक करो, ठीक है, फिर मुझसे कंफर्म करो इस चीज़ को। और तीसरा क्या होता है? डिफर्ड। डिफर्ड का मतलब क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं? प्रायोरिटी और सीवियरिटी को चेक करते हैं। पहला काम डिफर्ड हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें पक्का मालूम पड़ जाता है हाँ ये बग है। जब हम पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ ये डिफेक्ट है या बग है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? उसकी प्रायोरिटी और सीवियरिटी को टेस्ट चेक करते हैं। चेक करने के बाद हमें ये पता चलता है कि यार प्रायोरिटी सीवियरिटी अगर हाई है उसकी, अरे यार अगर उसको रिजॉल्व किए बगैर हम आगे नहीं जा सकते, तो क्या करेंगे? उसको इमीडिएट फिक्स करेंगे। एक स्टेटस आता है फिक्स्ड करके, ठीक है। फिक्स करने के बाद रीटेस्ट होता है, रीओपन होगा, और फिर जाके ऐसे साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। अगर हमें पता चल गया कि रिजेक्टेड हुआ और डुप्लीकेट हुआ, तो क्या साइकिल चलेगी? साइकिल वहीं ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने बग को कंसीडर ही नहीं किया है। बग कंसीडर साइकिल कब चलेगी? जब डिफर कंडीशन में चीज़ें पहुंचती है तब, ठीक है। ये हो गई आपकी एक पूरी साइकिल। अब प्रायोरिटी सीवियरिटी अगर उसकी लो हुई और हमने बोला हमारे पास शॉर्टेज ऑफ टाइम भी है यार, डिप्लॉयमेंट आने को टाइम होने को टाइम हो गया है। जैसे डेवलपर बोला यार अभी उस सामने वाले बंदे का डिप्लॉयमेंट का टाइम आ गया है, ठीक है। ऑलरेडी मेरे पास 3-4 बग पहले से पड़े जो हाई प्रायोरिटी वाले हैं, तो पहले मैं उसको रिजॉल्व करूँगा। इसके बाद आपका बग तो मैं कंसीडर किया ही हूँ, उसको करने के बाद आपका फटाक से मैं करके दे दूंगा, ठीक है, आपके डिप्लॉयमेंट होने के पहले ही। तब तक आप अपना काम कीजिए। तो एक बार क्या करोगे, आप टीम लीड से डिस्कस करोगे, उसको वेरीफाई वगैरह करवाओगे, और फाइनली जब आप उससे सेटिस्फाई हो जाओगे तब जाके क्लोज कर दोगे, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके मैनेजर, आपके मतलब टीम मेंबर को पता होना चाहिए कि लो प्रायोरिटी के बग है, ऐसी बातें हो रही है, ठीक है। दिक्कत कहाँ फंसती है? जब हाई प्रायोरिटी की होती है, तो उस समय आपको रिजॉल्व करके ही चीज़ें आगे बढ़ना है। और वेरीफाई और क्लोज जो है वो हमेशा टेस्टर ही करेगा, उसमें डेवलपर का कोई रोल नहीं है। फिक्स जो है वो डेवलपर करता है, ठीक है। डेवलपर क्या करता है? चीज़ें अगर आप उसको लगा कि हाँ बग है,
तो क्या करेगा, चीज़ों को फिक्स कर देगा। इतना आपको समझ में आया, ये बग की लाइफ साइकिल है। ये इंटरव्यू में पक्का पूछते हैं क्वेश्चन, ऐसे ही आपको बताना है पूरा। देखो हाँ, ये बात सही है कि आपको बताया कि ये एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी है, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट पड़े कि नहीं पड़े। आपको मतलब ये ना, आप रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे ही तो काम कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ये की बात याद करो, जब टीम में हम जाते हैं, जब हम कई कंपनियों में जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारा काम हम करते हैं, ठीक है। हर आदमी को हर काम बांटा जाता है। जैसे आपकी एप्लीकेशन के बारे में पूरी जानकारी किसको होगी? सबसे अच्छी जानकारी होती है डेवलपर को, ठीक है। जिस हिसाब से डेवलपर वो अपना काम करता है। फिर डिज़ाइनर को होती है। मैनुअल टेस्टर को भी ऑटोमेशन टेस्टर से ज़्यादा जानकारी होती है। वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट लिखते हैं, टेस्ट केस लिखते हैं। उसी टेस्ट केस के बिहाफ पे आप क्या करते हो, अपने एप्लीकेशन को ऑटोमेट करते हो देख देख के। ये यहाँ पे ऐसे करने से ये होना चाहिए, ये ऐसे करने पे नहीं होना चाहिए, इसी हिसाब से ऑटोमेट करते हो ना। तो अगर टेस्ट केस में अगर उसने कोई पॉइंट मिस किया है, जैसे अगर उसने उस चीज़ को नहीं मेंशन किया है कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, आप एज ए टेस्टर सोचोगे यार ऐसे होना चाहिए क्या, आपको थोड़ा सा भी डाउट हुआ, आप क्या करोगे, बग रेस कर दोगे। बग रेस करने के बाद फिर आपको डेवलपर बोलेगा एक बार आप कंफर्म करो, एक बार आप रिक्वायरमेंट चेक करो, उसमें देखो रिक्वायरमेंट ये कहता है कि आपकी फंक्शनलिटी ऐसे ही होनी चाहिए। इसको हम बग नहीं बोलेंगे, ये एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी ही है। देखो रिक्वायरमेंट अलग चीज़ होती है। जैसे जब रिक्वायरमेंट आती है, सबको एक एक चिट्ठी मिलती है, आप अपने हिसाब से अपना काम करो, तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो, ठीक है। लेकिन टेस्ट केस के बारे में जो पता होता है वो हमेशा टेस्टर को पता रहता है। डेवलपर का अलग चीज़ रहता है, वो अपने एप्लीकेशन को देखता है, यहाँ एक नंबर डालने पे वहाँ 1 आना चाहिए, वहाँ 2 डालने से यहाँ 2 आना चाहिए, ठीक है। आपको ये डिसाइड करना है यहाँ 1 डालने पे 1 ही आना चाहिए, ना कि 2 आना चाहिए। फर्स्ट टाइम 1 इंटर करे तो 1 आए, ना कि 1 और 2 दोनों साथ में आए। एज अ टेस्टर आप उसी हिसाब से सिनेरियो लिखते हो ना। तो बाद में आपने सिनेरियो लिखा, फिर आपको लगा कि यार ये मुझे लगा, अब ऑटोमेशन टेस्टर क्या करेगा, उसको टेस्टिंग करना स्टार्ट किया। फिर ऑटोमेशन टेस्टिंग करना स्टार्ट किया तो आप उसको लगा कि अरे यार ये मेरे हिसाब से कुछ डाउट है, शायद ये डिफेक्ट है, यहाँ पे 1 और 2 दोनों आ रहे हैं। लेकिन डेवलपर बोला ये एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी है, क्लाइंट भी बोलता है कि 1 और 2 दोनों भी साथ में आना चाहिए, ठीक है। फिर वहाँ डिस्कस करोगे चीज़ें। फिर अगर जैसे कोई भी चीज़ आप मिस करते हो, मतलब टेस्ट केस वगैरह में जैसे मिस किया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपको नहीं लगा कि शायद आपको लगा ये बग है, लेकिन वाकई में वो बग ना हो, तो आप हर चीज़ को पूछते हो ना किसी न किसी से। ऐसे नहीं कि अपने मनमानी से कोई चीज़ करते चले जाओगे। जहाँ सही होती चीज़ें, जब हम देखो कंसोल पे कोई चीज़ ऑटोमेट करते हैं, जब कोई चीज़ पास हो जाता है तो हम वहाँ नहीं देखते। अगर कोई चीज़ फेल हो गया तो हम उस लाइन पे देखते हैं ना, उस लाइन पे क्या दिक्कत आई है, इसमें नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन क्यों आ रहा है, इस पर स्टेल एलिमेंट एक्सेप्शन क्यों आ रहा है। तो उस एक्सेप्शन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, उसको गो थ्रू करते हैं ना, पूछते हैं। अगर फिर भी रिजॉल्व नहीं होता तब अपने मैनेजर का हेल्प लेते हैं ना। उसी हिसाब से काम इसी हिसाब से होता है। पहले डिफेक्ट ऐसे ही नहीं रेस करना है हमको लगा जब जेन्यून है, एक बार हम बस जैसे डेवलपर से बात करते हैं डिफेक्ट रेस करने से पहले। जैसे अब आप 4 साल 5 साल 6 साल के टेस्टर हो, तो आप थोड़ा यार 2-3 साल से काम कर रहे हो, आप बेधड़क हो गए हो, आप फटाक से आपको दिमाग में आया, आपने टाइप किया, एक टूल होती है, उस टूल पे आपने डिफेक्ट का नंबर, टिकट, हर काम देखो टिकट पे होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, हर आदमी को कैसे जानेंगे हम, रोल नंबर से जानते हैं ना, आईडी नंबर 1 2 3 4 नंबर, ऐसे सबका नाम तो हम जान नहीं सकते। तो हर वैसे ही हर काम करने का एक टिकट होता है, उस टिकट के बिहाफ पे हम आप बात करते हैं कि ये टिकट पे हमें ये इशू आई, ये टिकट पे हमें ये इशू आई, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम जैसे टिकट पे जैसे ही बात करेंगे, हमें लगा कि ये चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल रही है, तो हम क्या करेंगे, उस हिसाब से उसको रेस करेंगे। और पहले टाइम अगर हम नए हैं तो हम क्या करेंगे, एक बार मैनेजर से अपने बात करते हैं कि सर ये देखिए कि शायद बग है, मेरे हिसाब से मुझे डिफेक्ट लग रहा है। तो तुम्हारा मैनेजर बोलेगा एक बार रिक्वायरमेंट चेक करो यार, उसने टेस्ट केस कैसा लिखा है, इसमें होना चाहिए क्या। आप बोलोगे सर ये तो मिस हुआ है, पॉइंट दिख नहीं रहा है उसमें, या कुछ भी ऐसे बता दिए, या मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो ठीक है, आप बग एक बार रेस करो, डेवलपर से एक बार बात करो। तो डेवलपर वो जैसे आपने अगर रेस कर दिया बिना उसके बात किए, तो डेवलपर क्या करता है, वो आग बबूला हो जाता है कि सोचता है अरे यार ये बिना पूछे आदमी बग रेस कर दिया यार, एक काम मुझे वैसे ही दे दिया, ऑलरेडी मेरे पास 5-7 काम पड़े हैं, अभी ये बग रेस कर दिया, मतलब मुझे मीटिंग में मुझे बोलना पड़ेगा ये आपने इसको क्यों मिस कर दिया। तो एक बार मुझसे पूछो तो ये बग है या नहीं है। अगर जेन्यून बग है तो आप रेस करो, जेन्यून बग नहीं है तो आप एक बार मुझसे डिस्कस करो कि यार ये फंक्शनलिटी कैसे ऐसी चल रही है क्या, या आप एक बार मुझे ना डेमो दिखाओ आप एप्लीकेशन की। जब हम कोई काम करते हैं
तो हम क्या करते हैं, हमें फुली फ्रीडम होता है टेस्टर मतलब डेवलपर और मैनुअल टेस्टर से पूरी एप्लीकेशन को समझना, ठीक है। तो डेवलपर तुमको सब समझाएगा, देखो भैया यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं, यहाँ गए, यहाँ पे ये पेज पे अगर हम 30 सेकंड रुकते हैं तो यहाँ पे एक इमोजी आती है, ठीक है। आपको अगर 32 सेकंड में आ रही है तो आपके हिसाब से तो डिफेक्ट है। अब बोले भैया 32 सेकंड में आ रही है, तो बोलेगा चलो यार 30 या 32 सेकंड का मैं मेंशन करवा देता हूँ, वहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ। आप मैनुअल टेस्टर को बोलो टेस्ट केस में लिख दे 30 से 35 सेकंड के बीच में अगर इमोजी आएगा तो आपको ये इमोजी आना चाहिए, तो आप उसी हिसाब से टेस्ट करोगे जिस हिसाब से आपका टेस्ट केस होगा। टेस्ट केस के बिहाफ पे ही हम ऑटोमेट करते हैं, ऐसे ही कुछ भी नहीं करते। अगर हमें ऐसे दे दिया ये लो एप्लीकेशन टेस्ट करो, क्या करेंगे इसमें, कैसे सोचेंगे बताओ। हमें एक एक लाइन, इसीलिए बोलते हैं ना प्रॉपर कवरेज करना ज़रूरी होता है। एक एक टेस्ट केस को हम बारीकी से टेस्ट करते हैं कि हम टेस्ट केस क्यों लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं क्योंकि कोई चीज़ हमसे मिस ना हो जाए, ठीक है। तो उसी टेस्ट केस के बिहाफ पे आप काम करोगे। तो ये जब तक आप मतलब एक बार रेस करने से पहले अगर डेवलपर से बात करना है तो बात कर सकते हो। तो माइनर मिस्टेक में हमेशा हमें डाउट होता है या नहीं है या नहीं है, लेकिन आपका कोई कलीग तो होगा साथ में। आप ऐसे बैठते हो चेयर लगा के, आपके बाजू में 1-2 टेस्टर और बैठते हैं, चेयर घुमाने का ऐसे लेके जाने का उनके पास, पूछने का यार ये देखो डिफेक्ट है क्या यार, इसमें रिक्वायरमेंट दिखाने का ऐसे ऐसे। तो एक बार तुमको बोलेगा, तुमको हेल्प करेगा पहली बार, क्योंकि तुम नए हो ना उस एप्लीकेशन में, तुमको बोलेगा हाँ यार ये तो नहीं होना चाहिए, एक बार ऐसा ठीक है मेरे को तो समझ में कम आ रहा है, तुम एक बार टीम लीड से बात कर लो। या मैनुअल टेस्टर जो रहेगा उसको बरोबर पता होगा, मैनुअल टेस्टर तुमको एकदम क्लियर बता देगा। ऑटोमेशन टेस्टर से ज़्यादा नॉलेज मैनुअल टेस्टर को होता है एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि उनको तो टेस्ट केस लिखना है ना, एप्लीकेशन कैसे बिहेव कर रहा है, और उसी टेस्ट केस के बिहाफ पे आपको ऑटोमेट करना है। तो ऑटोमेशन करना आसान है, टेस्ट केस लिखना बहुत हार्ड है। मतलब आप अगर टेस्ट केस लिख रहे हो तो मतलब आपको एप्लीकेशन के बारे में एकदम थोरो नॉलेज है, आप ईच एंड एवरी पार्ट जानते हो कि एप्लीकेशन कैसे कैसे बिहेव करता है, ठीक है। ये हो गई आपकी रिजेक्टेड की कंडीशन। तो बग हमें ऐसे ही नहीं रेस कर देना है, वहाँ पे हमें पूरा प्रूफ रहेगा ये बग है। इसीलिए तो होता है उसमें स्क्रीनशॉट डालना है आपको कहाँ इशू आ रही है, या तो एक स्मॉल वीडियो बनानी होती है। एक स्मॉल वीडियो बनाओगे कि हम गए पहले यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डाले, क्लिक किए, फिर मार्केटिंग में गए, मार्केटिंग के अंदर अकाउंट्स में गए, अकाउंट में ये पेज पे गए, इस पेज पे जाने के बाद ये बटन क्लिक करें, क्लिक नहीं हो रहा है। तो देखने वाला भी एक बार ऐसे देखेगा तो वीडियो समझ में आएगा ना यहाँ इशू हो रही है इसको। और फिर इसके बाद वो वीडियो भेजने के साथ साथ आपको लिखना रहता है, एक समरी ऐसे लिखना रहता है कि पहले यहाँ गए, इसके बाद यहाँ क्लिक किए, इसके बाद यहाँ गए, और फिर मुझे ये फलाने बटन पे मुझे ऐसी दिक्कत आई। तो ये पूरा प्रूफ होता है एक आपके पास, उसमें आप प्रायोरिटी और सीवियरिटी को भी मेंशन करते हो कि यार इसकी प्रायोरिटी हाई है कि लो है। तो उसी हिसाब से डेवलपर क्या करता है, उसकी प्रायोरिटी देखो, प्रायोरिटी सीवियरिटी आपको कभी कभी टेस्टर भी डिसाइड करता है। जब ऐसे लगता है ना कि जब हम बग रेस करते हैं तो उसमें भी हम प्रायोरिटी सीवियरिटी डिसाइड करते हैं, यार इसको जल्दी करना है, इसको लेट करना है, कि इसको मतलब एक एवरेज टाइम पे करना है। तो उसमें अगर हम ज़्यादा क्रिटिकल देंगे या ज़्यादा हाई देंगे तो उसको मतलब फटाक से आपको रिजॉल्व करना है, ठीक है। ये हुई आपकी बग लाइफ साइकिल पूरी। ऐसे ही अब देखो हर काम करते हैं, हर काम में देखो पहले कोई भी चीज़ होती है पहले रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। पहले क्या होता था, अब पहले हम किसी न किसी मॉडल, किसी न किसी तकनीक को यूज़ करते ना, जैसे टेस्ट केस लिखने के लिए हम लोग टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक का यूज़ किए थे, वैसे टेस्टिंग करने के लिए हम पहले मॉडल यूज़ किए, ठीक है। उस मॉडल का नाम है वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। एक सेकेंड, ये फॉन्ट साइज कहाँ से होता है, यहाँ से कहाँ पे सर, इस पे होम पे कहाँ गए यार ये, अच्छा यहाँ से नहीं, ये वाला हटे कैसे अभी, ठीक है चलो बढ़िया है, ठीक है। तो वाटरफॉल मॉडल आया, तो वाटरफॉल मॉडल आया पिक्चर में 1970 में। ये सबसे पहला मॉडल है। जब हमने टेस्टिंग स्टार्ट की तो हमें सबसे पहले मॉडल कौन सा दिखा, वाटरफॉल मॉडल। इसी टेस्टिंग के हिसाब से, इसी मॉडल के हिसाब से हम आज 20 साल से टेस्टिंग करते आ रहे हैं।
20-30 साल से। आज जैसे जैसे तकनीकी बदलती गई, जैसे जैसे टाइम चेंज होते गया, वैसे वैसे हमने क्या किया, मॉडल पे नई नई मॉडल्स आए, उस पर काम करें। लेकिन सबसे पहला मॉडल हमारा कौन सा था? वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मतलब वाटरफॉल मॉडल, ठीक है, नीचे गिरता हुआ, ठीक है। तो वाटरफॉल मॉडल का एडवांटेज ये था, ये हम बेसिकली यूज़ कब करते थे? जब हमारा ऐसे कोई शॉर्ट टर्म का प्रोजेक्ट है, जैसे हमें मालूम है 1 साल 1.5 साल का प्रोजेक्ट है हमारे पास, ये ज़्यादातर हमारा यूज़ होता था जैसे R&D वाले में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में। जैसे हमें कुछ, जैसे अब ई-कॉमर्स पे आज दुनिया काम कर रही ना, अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसे आ गई, तो आज हमें पता है ना कि उसमें मतलब ई-कॉमर्स में ऐसे ऐसे मॉड्यूल होने चाहिए, ठीक है, ये मॉड्यूल ऐसे होना चाहिए, ये लिंक ऐसे हो जाना है। लेकिन वाटरफॉल मॉडल हम क्यों यूज़ करते हैं? जो हमें बरोबर कुछ पता नहीं है उसके बारे में कि ये आगे कैसा होगा, फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं कोई एप्लीकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात जब हुई, पहली बार जब करने जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता है आगे रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। उसी हिसाब से हम क्या करते थे, अपनी टेस्टिंग करते थे। तो ये मतलब शॉर्ट टर्म के लिए प्रोजेक्ट है, और इसको ना हम एक तरह से ट्रेडिशनल मॉडल भी बोलते थे। पहला मॉडल था ना, जब पिक्चर में ये मॉडल आया तो बहुत धूम धड़ाके से चला, एकदम बहुत ज़्यादा दिन तक चला ये वाटरफॉल मॉडल सब ने यूज़ किया। फिर धीरे धीरे क्या होता है, देखो कोई चीज़ आती है तो एक टाइम बाद उस चीज़ का टाइम ख़त्म हुई होता है ना, तो इसी हिसाब से ऐसा हुआ कि इसकी टाइम धीरे धीरे कम हुई। लेकिन इस मॉडल के बारे में हम ये पढ़ते हैं, देखो ये मॉडल भी आप एकदम पूरा SDLC के जैसे ही है, ठीक है। जैसे ऐसे समझो, यार ये तो दिख नहीं रहा यार, फॉन्ट लिख लीजिए सर, उसके बाद चलो यार तो नोटपैड पे देखते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पहला जो हमारा था, पहली स्टेप, ठीक है, पहला जो जैसे हम लोग इसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता था, टेस्ट प्लान होता था, उसमें पहला स्टेप क्या था, ये फिजिबिलिटी स्टेटस को हम चेक करते हैं। फिजिबिलिटी मतलब जो करने के योग्य है या नहीं है, फिजिबल है कि नहीं बोलते ये काम फिजिबल है कि नहीं, ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो इसमें क्या करते थे, फिजिबिलिटी चेक करते थे हम। जैसे प्रोजेक्ट ले लिए हमने 1 साल का, लेकिन उसका हमने बजट कम बताया, लेकिन बजट उसका बहुत ज़्यादा था, तो उस हिसाब से मतलब उस हिसाब से हम चीज़ें को चेक करते हैं, इसका बजट इतने में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये इतने टाइम ड्यूरेशन में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये काम हम कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, ये काम होना चाहिए। तो फिजिबिलिटी स्टेटस में हम ये सारी चीज़ें को मतलब देखते हैं कि ये फिजिबल है कि नहीं, पहला काम। फिर इसके बाद हमारा होता है रिक्वायरमेंट। जब फिजिबिलिटी देख लिए, रिक्वायरमेंट एनालिसिस आया, ठीक है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस आया। रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब वही हो गया जैसे हम लोग उसमें देखे थे SDLC में, रिक्वायरमेंट को एनालाइज करेंगे। और इसमें देखो एक चीज़ें ये होती है, एक बार आपकी जैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस अगर रिक्वायरमेंट फिक्स हो गई, फ्रीज हो गई, ठीक है, सो फिर आप ना बीच में उसको जाके पलट के नहीं काम कर सकते। इसलिए जो काम होता था पहले वाटरफॉल मॉडल पे 6, 7, 8 महीने तो पहले वो रिक्वायरमेंट पे ही काम होती थी, क्या रिक्वायरमेंट अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसे था ना, एक बार पानी नीचे डाउन हो रहा है तो ऊपर कैसे जाएगा, झरने में देख लो, नीचे जाता है तो ऊपर कहाँ से जाएगा, इसलिए इसका नाम भी ऐसे लिखा था ना वाटरफॉल मॉडल, ठीक है, नीचे नीचे जाते हुए। तो एक बार आपने इसका रिक्वायरमेंट स्टेटस को एकदम फ्रीज कर दिया, तो बाद में उसको अगर क्लाइंट बोला कि मुझे ये चेंजेस चाहिए, तो उसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है। इसलिए पहले 6, 7, 8 महीने क्या होती थी, रिक्वायरमेंट पे ही पूरा काम होती थी, ठीक है। इसका ये वो था जैसे वाटरफॉल मॉडल का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यही था कि उसका रिक्वायरमेंट,
पहले रिक्वायरमेंट में हम बहुत टाइम लगाते हैं, 6, 7, 8 महीने, 10 महीने भी लगाते हैं कि रिक्वायरमेंट अच्छी बने। उसका बेनिफिट ये होता है कि डिफेक्ट आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि हम अच्छे से रिक्वायरमेंट पे ही काम कर रहे हैं ना। जो प्रोडक्ट हमारा बनता है नीचे, वो क्वालिटी का प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऐसे ही काम करते जाए तो। ठीक है, इसमें गलतियाँ पाने के चांसेस कम थे। पर इसका ड्रॉबैक यही था कि यार अगर आज हमारा मन कर रहा है ना ऐसे होना चाहिए, बीच में अगर हम अपना मन बदले तो ये पॉसिबल इसमें नहीं था। ठीक है, 6 महीने में तो बदल ही जाएगा। हाँ, मतलब देखो यार, इंसान की फितरत तो कभी भी बदल सकती है। ठीक है, टाइम के साथ साथ कभी भी कोई भी बदलता है। तो ऐसे अपने मतलब टेक्निकल में कोई भी चीज़ें जैसे हमें ऐड करना है, नई फंक्शनलिटी ऐड नहीं करोगे तो चीज़ें क्या, दूसरे कॉम्पिटिटर ब्रांड तो आगे है ना मार्केट में, उसमें ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो इसमें यही है, वंस योर रिक्वायरमेंट स्टेटस हैज़ बिन डन सो यू कैन नॉट गो बैक एंड चेंज द रिक्वायरमेंट। ठीक है, आप पीछे जाके उसको रिक्वायरमेंट को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे इसके बाद आता है आपका डिज़ाइन आता है। डिज़ाइन करेंगे रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे, रिक्वायरमेंट में बहुत सारा काम कर लिए, अब काम करने जाएंगे डिज़ाइन पे। तो डिज़ाइनर क्या करेंगे, अब उस रिक्वायरमेंट फिक्स हो गई है, अब उस पर डिज़ाइन करना चालू कर देंगे। ठीक है, डिज़ाइन के बाद आता है आपका कोडिंग। ठीक है, कोडिंग आता है। ठीक है, कोडिंग में क्या करते हैं, डेवलपर अपने हिसाब से कोडिंग करते हैं, जिसमें हम यूनिट और इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, यूनिट और इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। यूनिट में क्या करते हैं, हम एक सिंगल कंपोनेंट को निकालते हैं और उसकी टेस्टिंग अच्छे से करते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें होती है ना, मैंने बताया था एप्लीकेशन में छोटी बड़ी चीज़ें मिलके एक एप्लीकेशन बनता है। ठीक है, वैसे एक एक पार्ट को निकाल के हम टेस्टिंग करते हैं, जिसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग या कंपोनेंट टेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, और यूनिट टेस्टिंग भी करेंगे, साथ में इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी करेंगे। किसमें, कोडिंग वाले पार्ट में। इंटीग्रेशन पहले एक मॉड्यूल को करें, फिर 2 मॉड्यूल को एक साथ जोड़ के करें, फिर 2-3 को, फिर 4-5 साथ में जोड़ के करें। मतलब एक दूसरे से क्या करके अटैच करके जोड़ते जोड़ते हम एक मॉड्यूल बना के पूरा काम करते रहें। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा टेस्टिंग वाली। टेस्टिंग में क्या करते हैं, इसमें हम बेसिकली करते हैं सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, सिस्टम टेस्टिंग करते हैं। इसमें क्या होता है कि आप ना यूएटी करते हो, सही होता है, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इसमें होती है, जिसमें अल्फ़ा और बीटा टेस्टिंग आती है। ठीक है, अल्फ़ा टेस्टिंग मोस्टली क्या होता है, डेवलपर अपने एंड से करते हैं, और बीटा टेस्टिंग में दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और एक होता है क्लाइंट साइड यूएटी वाले, जो अपने हिसाब से टेस्टिंग करते हैं इसको। ठीक है, और फाइनली एक होता है मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस में क्या होता है यार, देखो इसमें ज़्यादातर काम क्या होता है, 60% काम तो हम क्या करते हैं मेंटेनेंस में लगाते हैं, 70-80% समझ लो। क्योंकि देखो यार, कोई प्रोडक्ट हम बनाते हैं मार्केट में, रियल इन्वायरमेंट में भी देख लो, कोई भी गाड़ी होती है, इंश्योरेंस वगैरह करवाते हो ना उसकी की, यार अगर ये गाड़ी इतने टाइम में ख़राब होगी तो आपको जो है गाड़ी रिपेयर करके दी जाएगी, और अगर इससे कम में वो ख़राब होगी या कुछ इशू हो रही है, अगर कंपनी की पॉलिसी है, तो आपको उसकी जगह पे नई गाड़ी मिल जाएगी। मतलब जो भी अपने हिसाब से मेंटेनेंस का निकले। तो ऐसे जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं, कोई भी, हम हो या आप हो, जहाँ भी काम करोगे, जिस एप्लीकेशन में काम करते हो, तो इसका क्या होता है, इसका दोनों के ऊपर होता है, डेवलपर के ऊपर और टेस्टर के ऊपर मेंटेनेंस की जिम्मेदारी, कि आपको उसकी मेंटेनेंस के खर्चे ज़्यादा ना हो। हम गाड़ी लेते हैं ना, हम बोलते हैं यार स्प्लेंडर लेंगे उसमें खर्चे कम होंगे, उसकी मेंटेनेंस खर्चे ज़्यादा है। ठीक है, सफारी लेंगे उसमें खर्चे बहुत ज़्यादा है, उसके मेंटेनेंस, पल्सर के खर्चे ज़्यादा है। तो कंपनियां ज़्यादा ये सोच के काम करती है कि हमारी प्रोडक्ट जब बिके, मार्केट में जाए, उसका मेंटेनेंस बहुत कम हो या मेंटेनेंस ना के बराबर हो। और मेंटेनेंस ना के बराबर हो, उसके लिए वो स्कीम भी निकालती है, यार 1 साल में ऐसा होगा तो 1 साल में हम रिपेयर करके देंगे, वरना 2 साल में करके देंगे, वरना अगर कुछ हो गया बीच में इसके पहले तो हम आपको उसको चेंज करके नई चीज़ें देंगे। अरे यार अच्छा बताओ, मेंटेनेंस करने में तो हमारा टाइम जाता है, कंपनी के पैसे जाते हैं, पर कंपनी एक तरफ से लॉयल्टी दिखाती है ना कस्टमर के साथ। अगर हम मेंटेनेंस के लिए ना दें तो कोई कंपनी हमारे पास खर्चे आएगा, वो बोलेंगे यार वो तो अगर इसका गाड़ी बीच में ख़राब होता है तो वो कंपनी वाली हमें दूसरी गाड़ी देती है। इसलिए मेंटेनेंस हर कंपनी बहुत जिम्मेदारी से करती है। हर एप्लीकेशन में, कोई भी आप एप्लीकेशन में काम करोगे, उसका एक सबसे बड़ा पार्ट होता है मेंटेनेंस। चाहे रियल लाइफ में देख लो, गाड़ी से लेके या तो कोई एप्लीकेशन बनाने से लेके, तो मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्टिंग लाइफ में भी। ठीक है, इसलिए मेंटेनेंस वाला जो, मतलब जिसकी पॉलिसी अच्छी हो उसके प्रोडक्ट अच्छे हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है वाटरफॉल मॉडल है। इसने पिछले पेज में नहीं
टेस्टिंग के दौरान डिफरेंट जिंदा बग जिंदा टेस्टिंग पे उसे कौन फिक्स करेगा? किसमें? अगर टेस्टिंग पे कोई डिफेक्ट जिंदा है बग जिंदा है उसे कौन फिक्स करेगा? देखो, आप रिटर्न नहीं जा सकते, ठीक है। रिटर्न का इन द सेंस बोले, देखो अगर आपको कोडिंग में कहीं प्रॉब्लम आई तो कोडिंग करोगे, टेस्टिंग में कहीं प्रॉब्लम आई तो डिफेक्ट वैसे ही फिक्स होगा, फिर से चेक करोगे। लेकिन ये करो कि आप टेस्टिंग में आके आप बोलो फिर से डिज़ाइन करो चीज़ों को या फिर से कोडिंग करो, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है। एक बार आपके यहाँ पे टेस्टिंग चालू हो गई या कोडिंग चालू हो गई तो पिछले वाले चीज़ों में आप जा नहीं सकते, ठीक है। फ्लैक्सिबिलिटी इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें फ्लेक्सिबल नहीं हो कि इस साइड से उठ के उस साइड में भाग जाओ, इस साइड से उठ के उस साइड भाग जाओ, ठीक है। इसमें ज़्यादातर देखो इसका डिसएडवांटेज सबसे ज़्यादा यही है यार कि ये जो हम एक बार चेंजेस चाहें फ्यूचर में तो चेंज नहीं कर सकते। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका यही है। एडवांटेज ये है इसका कि यार इस पर आपको क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिले, क्योंकि रिक्वायरमेंट में बहुत अच्छे से काम हुआ है, सारे लोग मिल के रिक्वायरमेंट को अच्छे से देखे हैं, फिर चीज़ें आगे बढ़ती है ना। अगर सोचो रिक्वायरमेंट में गलतियाँ हो गई तो पूरा नुकसान हो जाएगा ना, फिर से ऊपर जाने के लिए कैसे करेंगे, नहीं जा पाएंगे। तो ये सबसे इसका बड़ा ड्रॉबैक था, फ्लेक्सिबल नहीं है ये चीज़ें, ठीक है। नॉर्मल आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। और ये ज़्यादातर कहाँ होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट में ज़्यादा यूज़ होता है, और शॉर्ट टर्म का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें ये ज़्यादा यूज़ होता है। वाटरफॉल मॉडल बोलो या तो ट्रेडिशनल मॉडल बोलो, ठीक है। तो इतना ही देखो बस। अरे बाप रे, रिकॉर्डिंग नहीं हुई क्या?